ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मुद्दे की बात में आज बाबा के साथ हम चर्चा करेंगे। जो प्रचार चौथे चरण के प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले आ गया है चौंकाने वाला सर्वे रिपोर्ट। कई तरह की एजेंसी अपने अपने हिसाब से सर्वे करती है। जो रिपोर्ट सामने आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। अब हम ये बाबा से समझेंगे जो किसके लिए चौंकाने वाला है, एनडीए के लिए कि महागठबंधन के लिए। तो आज बाबा से समझते हैं। बाबा, किस तरह के सर्वे रिपोर्ट की चर्चा हम अब आज करेंगे? इसकी चर्चा करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरे दिन, जब ये हम खबर कर रहे हैं, तो आप पूरे दिन आज आप मोकामा में अनंत सिंह के साथ थे। अनंत सिंह को लेकर के पिछले कई दिनों से, लगभग एक सप्ताह से लगातार आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह के सुर्खियों में रहे, मीम्स बन रहे हैं। पूरा चुनाव जो है अनंतमय हो गया है, कोई दूसरी चर्चा नहीं हो रही है। जिस मीडिया चैनल को देखिए वो सारा काम धाम छोड़ करके वहीं दौड़ रहा है। संयोग से आप लोग गए हुए थे कहीं और कुछ काम करने के लिए, इसी रास्ते में आप लोग अनंत सिंह के यहाँ भी चले गए। किस तरह का नज़ारा दिखा, क्या लगा कि अनंत सिंह बहुत बड़ा फैक्टर है, अनंत सिंह कुछ परिवर्तन कर देंगे? उसके बाद हम इस पर आएंगे। देखिए बाबा, फैक्टर तो काम करेगा तभी वो पेरोल पे बाहर आए, क्योंकि कहीं से वो लग रहा था जो अनंत आज भी बोल रहे हैं जो उनको साजिशन फंसाया गया, जेल भेजा गया। उनकी पत्नी इसी कारण से वहाँ आरजेडी के टिकट पे जीती। कहीं न कहीं जेडीयू से लोग विरोध थे, नाराज में थे, तो आरजेडी के टिकट पे जीती। फले ठीक है, बाद में वो आ गई फिर जेडीयू में। तो अगर अनंत के समर्थक अगर नाराज हो जाते तो बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, लखीसराय, बरहैया तक ये उसका असर दिखता। इसीलिए अनंत सिंह को पैरोल मिली। वैसे अनंत सिंह तो बोलते हैं जी सरकार पैरोल दे छे कि जज दे छे। सही बात, जज ने हमको बाहर निकाला। अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो उन्होंने ठीक ही बात कही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम आपको दिखाएंगे, पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। झा जी ने, चंदन जी ने लिया है उनका पूरा इंटरव्यू, और हम उस चीज़ को दिखाएंगे, क्या उनके साथ हुजूम था, किस तरह का एम्बियंस था, वो सारा चीज़ दिखाएंगे। लेकिन उसमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं। क्या लगा उनके चेहरे के भाव से या उनके एक्टिविटी से कि इन सारे केस से वो बरी हो जाएंगे? जैसा कि उन्होंने बताया भी कि हमको फंसाया गया था। जो हम बाबा मोकामा में गए और उनके कुछ खास लोग जो हैं, जो उनके जो करीब रहने वाले हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जो जुलाई तक वो रहेंगे बाहर, जुलाई तक वो बाहर आ जाएंगे। तो यानी कि उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस था, उनके लोगों में कॉन्फिडेंस था। जो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जुलाई तक वो बाहर आ रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, जो अनंत सिंह के मामले में जो AK-47 उनके घर से बरामद हुआ, उस समय वो घर में नहीं थे। ये फैक्ट को लेकर के अनंत सिंह के वकील दलील देंगे हाई कोर्ट में, क्योंकि ये तो सजा हुई निचली अदालत से, अभी हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होने बाकी है। और जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं जो उन्होंने मुझे फंसाया, और उनकी बेटी जो IPS अफसर है, उन्होंने आज भी अपने बाइट में दिया, हाँ, तो वो अब नीतीश कुमार के साथ है नहीं। तो इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं जो हम बाहर आएंगे। इस बार इस विषय को कहने से पहले, और ये जो अनंत सिंह ने कहा है, हम आपको बता दें कि जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में, और अनंत सिंह को कहा जा रहा था कि फरार हैं, हमने उस समय एक खबर किया था और हमने कहा था, ये बात हमने बड़ा मजबूती के साथ कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिशन अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है। ये बात हमने कही थी, और आज उसी बात को लेकर के अनंत सिंह ने उस पर मुहर लगाया है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आज जो आपने पूछा कि प्रचार खत्म होने के 24 घंटे पहले किस तरह के सर्वे रिपोर्ट आए हैं, क्या कुछ हुआ है, तो देखिए ये सर्वे रिपोर्ट कई चरणों में लिए गए हैं। कई एजेंसियां सर्वे करा रही हैं। हमारा भी आप देखे होंगे कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से हम भी सर्वे कर रहे थे, भारत लाइव के माध्यम से। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पे जाकर के हमारी टीम सर्वे कर रही थी। जो लोगों से हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, उस ओपिनियन के आधार पर भी हमने एक परसेप्शन बनाया, और परसेप्शन का बनाया जो पब्लिक ने कहा, जिन लोगों ने जितनी बातें कही उसमें से हमने काउंट कर लिया कि 1000 लोगों में कितने लोगों ने क्या बातें कही और किसके पक्ष और विपक्ष में ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, 3 राउंड के चुनाव होने के बाद जो देश में 283 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद जो एक सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, या सर्वे रिपोर्ट जो लगातार चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से,
चौथे राउंड के पहले, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। आपको याद होगा कि हम शुरू से ही बात बता रहे हैं, और भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 25 से 30 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को आएगा, 15 सीटें 10 से 15 सीटें इंडिया गठबंधन को आएगा। लेकिन हमारा सर्वे कुछ और करता है, वो हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक एजेंसी है इंडिया टीवी, उसके माध्यम से और उसके साथ जुड़ करके कई लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट सामने लाया है। उसमें जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 17 जीत रही है। ये बात, ये तो पहले दिन से हम आप भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अंतर है। एक अंतर यह है कि हम जो सर्वे रिपोर्ट ला रहे हैं या हम जो बातें कह रहे हैं उसमें 1 से 2 सीटें ऐसी है जिस पर लड़ाई बहुत मजबूत है। जीतना और हारना अलग बात है, लेकिन हम रिजल्ट निकालने वाले कौन होते हैं? वो तो जनता वोट देती है और ईवीएम से काउंट होता है। लेकिन जो हमें समझ में आ रही है कि 17 में से 15 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में है, लेकिन 2 सीटों पे लड़ाई कड़ी है। इसके आगे अगर बात करें 16 सीट जो जदयू लड़ रही है, तो जदयू 16 सीटों में से 12 सीटें अपने कब्जे में रख रही है और 4 सीटों पे उसके संशय है, जिसकी चर्चा हम पहले से कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये बात अलग है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 16 सीटें दे करके, आपको याद होगा कि संपादक नमन शाह जब आपके साथ पंचनामा कर रहे थे तभी उन्होंने ये बात कहा था कि नीतीश कुमार को 16 सीटें हम नहीं उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन दल के नेता देंगे, लेकिन उन्हें 16 सीटें मिली और उस 16 सीटों को दे करके कहीं ना कहीं कुछ सीटों का नुकसान उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तैयार बैठे थे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक में जो उनका 1%, 2%, 4% या फिर 15-16% जो उनके कास्ट कॉम्बिनेशन और उनके गुड गवर्नेंस का वो उनको मिल जाएगा, तो उनको फायदा हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जो सर्वे रिपोर्ट हमारे पास है, जो एजेंसियों ने सर्वे किया है, उसके आधार पर नीतीश कुमार 16 में से 12 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें हम, तो लोक जनशक्ति पार्टी में 5 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है और 5 सीटों में 4 सीट पे उसके जीतने का आसार है, दिखाया जा रहा है। 1 सीट पर कॉन्टेस्ट दिखाया जा रहा है, हालांकि कॉन्टेस्ट 2 सीटों पे दिखाया जा रहा है। एक जो सीट चिराग पासवान ने छोड़ा है जमुई की, और दूसरा खगड़िया की। इन दोनों सीट पर कहीं ना कहीं, इसके साथ साथ एक और सीट है, खगड़िया को अगर आप लेते हैं और जमुई को अगर मान लेते हैं कि जीत रहे हैं, तो फिर वैशाली की सीट पे टसन बहुत मजबूत है। यानी कि उनके 5 सीटों में से 3 ऐसे सीट हैं, 2 सीट पर तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। समस्तीपुर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि वहां का एमडीएस एकदम बिल्कुल बदल गया है। हाजीपुर खुद ही है वो, ये भी आपने देखा है कि उनके चाचा और उनके जो चचेरे भाई हैं उन लोगों ने भी कहा है कि नहीं भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है अगर वो ऐसा करते हैं। हालांकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहा है और ये बात चिंताजनक भी है, प्रिंस राज ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि टिकटों को लेकर के, बंटवारे को लेकर के बहुत सारे उनके पार्टी, वो तो सामने नजर आ रहा है, किया गया है। देखिए कहीं भी कोई काम होगा तो सभी प्रिंस राज नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? समस्तीपुर का सीट उन्हीं का था, उन्हीं वहां से एमपी थे और उनकी सीट काटी गई, तो अब वो बौखलाहट में तो बोलेंगे ही। बिल्कुल, तो ये जो है चिराग पासवान के जिम्मे जो है वो सीटें जा रही है। अब इसमें जो है चिराग पासवान के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, उनके लिए एक बड़ा टेंशन की विषय है। उनको समस्तीपुर में 2 चुनाव हो गया है, लेकिन बाकी की बचे 3 सीटें हैं, उस पर उनको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये सर्वे रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रहा है और चिराग पासवान को और बी अलर्ट वाला नारा जो है वो दे रहा है। यानी कि चिराग पासवान को हाजीपुर से लेकर के वैशाली और वैशाली से लेकर के समस्तीपुर, सभी जगह, तीनों जगह पर मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत वो दिख भी रहा है। अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को छत के गाड़ी के छत पे बैठाया और खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। भाई, पिता पुत्र का रिश्ता तो आप समझ ही रहे हैं कैसा होता है, और पिता पुत्री का भी रिश्ता समझ सकते हैं। एक तरफ पिता पुत्र हैं, एक तरफ पिता पुत्री हैं। हालांकि पिता पुत्री तो बड़ी सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन पिता पुत्र जो हैं वो छुप करके प्रचार चुनाव गुरिल्ला वार कर रहे हैं। तो खैर ये चीजें नजर आई और उनके साथ जो हुजूम था, जो भीड़ था, वो भी काफी कुछ था। चिराग पासवान भी जम करके उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। जब से ये रिपोर्ट आया है कि सीटें कुछ कमज़ोर हुई हैं, तो कौन सीटें कमज़ोर हुई हैं इसको लेकर के भी अलर्टनेस जारी हुई है लोक जनशक्ति पार्टी। इसके अलावा अब बात अगर करें तो राष्ट्रीय ये आरएलजेडी की, आरएलजेपी, माफ कीजिएगा, आरएलएम,
आरएलएम की बात करें तो वो एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक ही सीट पर उनके जीतने और हारने की कल्पनाएं की जा रही है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि ये सीट जो है वो जीत रहे हैं। जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सीटें जीत रहे हैं। वहीं आपको बताया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जो वाम दलों का एक गठजोड़ है, वीआईपी भी उसमें शामिल है, वीआईपी एक भी सीट नहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है। उस सर्वे रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उस समय वीआईपी था भी नहीं। जब 16 अप्रैल तक का ये रिपोर्ट है, 16 अप्रैल में 33 और 7 का आंकड़ा दिया गया है कि 33 सीटें उधर जीतेंगे और 7 सीटें इधर जीतेंगे। तो 7 सीटों में 2 से 3 सीटें दिखाई जा रही है निर्दलीय को, जिसमें पप्पू यादव नजर आ रहे हैं, एक हेना साहब नजर आ रही हैं। उसके बाद आपको एक सीट जो है वो नजर आ रहा है, ये झंझारपुर का गुलाब यादव बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई सीटें हैं जिनमें से ये सर्वे रिपोर्ट में आ रहा है कि 3 सीटें जो है वो निर्दलीय जीत करके आएंगे और बाकी की 4 सीटें आपस में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में बंटवारा हो रहा है, जिसमें से कांग्रेस को 2 और राष्ट्रीय जनता दल को भी 2 के आसपास बताया जा रहा है। अब इसमें से जो निर्दलीय वाली सीटें हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को ट्रांसफर होती हैं या फिर निर्दलीय जीतते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लेकर के सर्वे रिपोर्ट में है। अब अगर भोजपुर की बात करें, शाहाबाद और मगध क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में से बीजेपी 7 सीट पर जीत रही है। जो आंकड़े हमारे पास है, जो सर्वे रिपोर्ट है, 2 सीट पर जनता दल यूनाइटेड को दिखाया जा रहा है, 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को दिखाया जा रहा है, 1 सीट पर आरजेडी को दिखाया जा रहा है और 1 सीट आरएलएम के खाते में दिया जा रहा है या किसी और को जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ जो 12 सीटें हैं, 12 सीटों का वर्गीकरण यही है कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बाकी की सभी सीटें एनडीए गठबंधन जीत रही है। अब 1 सीट जो है हो सकता है कि जहानाबाद का हो सकता है कि वो सीट काराकाट का हो सकता है कि वो सीट किसी और जगह का हो, बक्सर का हो। ये सारे समीकरण बैठाए जा रहे हैं। इसके बाद सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में 7 सीटें हैं। सीमांचल की 7 सीटों पर लगभग चुनाव हो चुके हैं। इसमें से बीजेपी को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अररिया 1 सीट मिलता दिखाई दे रहा है अररिया का। जनता दल यूनाइटेड को 3 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आरजेडी को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं 2 जो हैं अदर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अदर आप समझ ही सकते हैं कि सीमांचल मिथिलांचल के क्षेत्र की हम जो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, इसमें एक सुपौल का सीट भी है जहां लड़ाई बहुत तगड़ी हुई है। यहाँ भी समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावे जो नजर आ रहा है उसके अनुसार साफ साफ ये लग रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने आया है, उस सर्वे रिपोर्ट में 4 राउंड 5 राउंड का सर्वे रिपोर्ट है। ये सर्वे 2023 जुलाई से शुरू हुआ था जब नीतीश कुमार महागठबंधन के तरफ थे। तब के आंकड़े बता रहे हैं कि 24-16 का ये रिकॉर्ड था। 24 सीटें एनडीए और 16 सीटें इंडिया गठबंधन। इसके बाद अक्टूबर में जो रिजल्ट आया तो सेम था। इसके बाद मार्च में जब रिजल्ट आया तो मार्च में रिजल्ट बदल गया 2024 में। इसमें 35 और 5 का आंकड़ा आया। गठबंधन भी बदल गया, 35 और 5 का रिश्ता आया। उसके बाद अप्रैल में जब कराया गया तो 38 और 2 का आया था, यानी 38 सीटें जो है एनडीए जीत रहा था और 2 सीट। लेकिन जैसे ही 16 अप्रैल तक जो माने वोटिंग शुरू हो गया, वोटिंग की प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आंकड़े भी बदले और समीकरण भी बदला। समीकरण ये बदला कि आपने देखा कि उस बीच में जो इंडिया गठबंधन है उसमें एक दल और शामिल हुआ, मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी के शामिल होने के बाद अब उस पर आंकड़े बैठाए जा रहे हैं और ये परसेप्शन लगाया जा रहा होगा कि मुकेश सहनी का वोटर जो है वो उधर टर्नआउट होगा। तो अगर टर्नआउट होता है तो निश्चित रूप से आंकड़े बदलेंगे, स्थितियां बदलेगी। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ लीजिए कि चौथे राउंड के प्रचार खत्म होने से ठीक पहले इस आंकड़े का आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के लोगों के लिए एक अलार्म है। अब इस अलार्म को कितना समझते हैं, अपने वोटरों को चौथे राउंड से कितना ज्यादा वोट पोलिंग बूथ पर पहुंचाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा। लेकिन ये अंतिम सर्वे रिपोर्ट का डेट आप बता रहे हैं 16 अप्रैल और चुनाव होना है 1 जून तक जी, और उसके बीच में गंगा में बहुत पानी बहेगा जी बिल्कुल और लोगों का माइंडसेट भी चेंज होगा जी। तो और मुकेश सहनी भी आपको इस तरफ है, तेजस्वी की तरफ है जी।
और उनके वोटर भी अच्छे खासे तादाद में। चौथे चरण में जो सीटों पर बिहार में चुनाव होना है जी। उसमें अधिकतर सीटों पर खासकर दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर में मल्लाह निषाद जाति का वोट काफ़ी है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। इंपॉर्टेंट सीट और इसको लेकर अब फिर बेगूसराय है और मुंगेर है। ये भी एक तरह से बेगूसराय गिरिराज सिंह को लेकर के हॉट है और मुंगेर अब आपको अनंत हो गए हैं, बहुत अनंतमय हो गया, पूरा अनंतमय हो गया। तो ये 1 जून तक में क्या लगता है कुछ सर्वे में कुछ चेंजेस की संभावना आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर्वे में देख रहे हैं। अभी तो हमने बताया कि जो एजेंसियां सर्वे कर रही हैं हम उसकी बात बता रहे हैं, लेकिन भारत लाइव का जो सर्वे है उसमें हमने 35 से लेकर के 38 तक का आंकड़ा दिया है। अभी भी हम वहाँ टिके हुए हैं। 35 से 38 सीटें एनडीए गठबंधन को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और 5 से 2 सीट तक 2 से 5 2 से 5 जीतता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। इसके पीछे का कारण है कि अब तक जो वोटिंग पैटर्न रहा है उसमें सीमांचल की सीटों में भी आप देख लीजिए कि सीमांचल की सीटों में कहीं ना कहीं एक अड़ंगा जरूर लगा है। आप किशनगंज की बात कर लीजिए, वहाँ आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप होगा, सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा है वहाँ कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन वहाँ एआईएमआईएम के खड़ा होने से अंतर जरूर पड़ा है। वहीं आप पूर्णिया की बात कर लीजिए, वहाँ पप्पू यादव ने अंतर पैदा किया है। तो सुपौल की बात कर लीजिए, वहाँ भी अंतर बैजनाथ मेहता ने अंतर पैदा किया है। तो ये जो सीटों का पैटर्न है जो हम बता रहे हैं कि सीमांचल की जो सीटें हैं 7 सीटें, उनमें से 3 सीटों पे तो कड़े मुकाबला है। लेकिन सर्वे में आपने बताया है जो 3 निर्दलीय की भी जीतने की संभावना है। बिल्कुल, मैं तो अभी भी बता रहा हूँ ना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तीनों निर्दलीय का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से आरजेडी से है। गुलाब यादव, बिल्कुल, पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी वो साफ तौर पे कह रहे हैं मैं कांग्रेसी हूं। और हेना साहब, उनके पति साहबुद्दीन, वो खुद भी पिछला चुनाव लड़ी है राष्ट्रीय जनता दल से। तो ये तीन ये पैटर्न है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना है। ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो एजेंसियों ने सर्वे किया है, उस सर्वे के हिसाब से एजेंसियों ने अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसके हिसाब से किया है। चौथे चरण की वोटिंग होने के बाद आपको याद होगा कि तीसरे चरण में हम लोगों ने कहा था कि वोटिंग का ट्रेंड बदल रहा है। याद होगा आपको कि 2 चरण के बाद हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा था कि 60% से अधिक वोट होगा। इसके बहुत सारे कारण हम लोगों ने बताए थे कि अब ये पार्टियां जो हैं जिनको सरकार बनाना है, जिनको लग रहा है कि हम दिल्ली में सरकार बना लेंगे, वो एग्रेसिव हो गए हैं और वोटरों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जो वोटर लेजी थे, घर में सूते हुए थे, अरे अब मोदी तो ऐसे ही जीत रहे हैं, उन लोगों को अब तितकी लगी है, उन लोगों को पिन किया गया है और वो निकल करके अब वोटिंग बूथ पर जाएंगे। अब चौथे चरण के चुनाव से जो 24 घंटा पहले इस तरह का रिपोर्ट आता हो तो निश्चित रूप से एक अलार्म है सभी के लिए। जो ये भी सोच रहे हैं ना कि हम जीत रहे हैं चुनाव, उनके लिए भी एक अलार्म है, और जीतने की होड़ में जो लगे हुए हैं उनके लिए भी अलार्म है। बाबा एक चीज़ और आप देखे होंगे, जो तीसरे चरण के चुनाव के दिन या चुनाव से 24 घंटे पहले दरभंगा में प्रधानमंत्री की रैली थी। चौथे चरण का चुनाव 13 मई और ठीक 12 मई को पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो। 13 दोनों है, और ऐसे जगह पर उनकी रैली है, जिसके राजधानी, हाँ, जहां से वो रोड शो करेंगे, जिसका मैसेज पूरे बिहार में जाएगा, पूरे देश भर में जाएगा। और दूसरा, हाजीपुर में वो जा रहे हैं, वहां से 3 सीटों को वो प्रभावित कर रहे हैं। वो प्रभावित कर रहे हैं दरभंगा को, समस्तीपुर को, उजियारपुर को, ये तीनों सीट को प्रभावित कर रहे हैं। बेगूसराय में आपने देखा कि लगातार कैंप हुआ है, और वहीं मुंगेर में खुद जाकर के प्रधानमंत्री ने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए वोट मांगा है। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सर्वे रिपोर्ट अब तक जो आए हैं, उस सर्वे रिपोर्ट को हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हमें जो लग रहा है कि सीमांचल का शुरुआती दौर में समाप्त हो जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि वहां तो लड़ाई कड़ी थी। अब आगे की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अलर्ट हो गई है। लेकिन चुनाव से 24 घंटा पहले या चुनाव के दिन प्रधानमंत्री का बिहार में ही आप देखे होंगे जो एक तरह से रैली करना, ये इस सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लगता है बीजेपी के आला कमान तक पहुंच गई होगी। आप समझिए कि जिसके पास केंद्र में सरकार हो, सत्ता हो, उसकी एजेंसियां पर डे सर्वे करती है, नए नए उसमें आंकड़े आते हैं। कभी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाइए जहां मीडिया सेंटर है, वहां हर मिनट उनकी टीम जो है अपडेट करती रहती है कि आज किस क्षेत्र में कितना क्या हुआ। एक एक सर्वे रिपोर्ट, यहाँ तक कि उसमें आरएसएस का सर्वे रिपोर्ट भी है, भारतीय जनता पार्टी का जमीनी रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विंग है उनका रिपोर्ट है। ये सारे रिपोर्ट जुटा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात की तरफ इशारा कर रही है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है।
तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को ज़्यादा मेहनत करना होगा और नरेंद्र मोदी को ये सुनिश्चित करना होगा कि बिहार एक ऐसा मैसेज है जो देश में जाए और देश में जाने का फायदा मिले। ये लगभग तय है। तो मतलब चौंकाने वाला सर्वे रिपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों गठबंधन के लिए। जी जी। मतलब एक का कम होता दिख रहा है और एक का लगता है नील है। सिंपल सी बात है कि इंडिया गठबंधन के लिए हारने के लिए कुछ भी नहीं है। एकमात्र सीट है किशनगंज, जिसका सभी सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि वो जीत रहा है। बाकी अगर एक भी सीट जीत जाते हैं तो उसके लिए पीठ अपने हाथ से ठोकने के लिए तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा। यहाँ तक कि मुकेश सहनी भी ठोकेंगे, वामदल भी ठोकेंगे कि ये जीत हमारे चलते हुआ है। पिछला बार एक को नहीं था, इस बार हम लेकर के आए हैं। हालांकि पिछले बार भी मुकेश सहनी उसी गठबंधन का हिस्सा थे, महागठबंधन का ही, लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार उस गठबंधन से अगर एक भी सीट अगर बढ़ जाता है तो आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से एक बड़ा जीत होगा। मतलब 13 तारीख का जो वोटिंग है मुकेश सहनी के लिए अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में मोदी के लिए, उनके लिए भी है और अमित शाह के लिए, दोनों के लिए। हाँ। क्योंकि अमित शाह के कलीग जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे थे मुद्दे की बात पे हम बात कर रहे थे। जो प्रचार खत्म होने से 24 घंटे ठीक पहले एक चौंकाने वाला सर्वे रिपोर्ट आया है जो दोनों गठबंधन के लिए एक कहें अलार्मिंग सिचुएशन है। दोनों गठबंधन इस पर चिंता कर रही है, इस पर विचार विमर्श कर रही है, नए तरह से स्ट्रैटेजी बना रही है। जो अगला चरण या चौथा ही चरण में जो वोटिंग हो या उसके बाद जो 3 चरण है उसमें कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे वोटरों को लुभाया जाए। आपको ये कैसा लगा कार्यक्रम? आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर अपना कमेंट दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।